नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुग्भयमृत्युनाशं धातारमीशं विविधौषधीनां चं व्योमवाताग्निवारिवैनी पंच प्रपंचात्मक देहभाजं संताप संपात जरा ज्वरात्मं नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं नवीन नीलमुदिकान्तिकान्तं शान्तं हरे द्वादशमाख्यमूर्तिम् पूर्तिं शतानां सुमनोरथानां नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम्। So for the today's speak, I invited Dr. C.K. Rajput sir to give away the speech on Ayush, Unani and all the systems related with the NCISM syllabus. सम्माननीय शिक्षक और हमारे जिनके बिना सब अधूरा है ऐसे छात्र एवं छात्रा, जैसे मेरा परिचय बता ही दिया है, वैसे बहुत बड़ा वो नहीं, लेकिन फिर भी हरिद्वार में जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ से मैंने BMS किया हुआ था। 84-85 में एडमिशन लिया था, वहाँ से ग्रेजुएशन। फिर मेरा एडमिशन रसायन डिपार्टमेंट में हो गया MD में, और उसके बाद 1 महीने बाद का चिकित्सा BHU में हो गया, तो मैं वहाँ BHU में MD कंप्लीट किया। करीब 8-9 साल मैंने महाराष्ट्र में काम किया। उसके बाद 2002 से उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में हूँ, और अभी जुलाई से आपके ही शहर में आयुष विश्वविद्यालय है, इसी से मिलता जुलता नाम, वहाँ पर परीक्षा नियंत्रक के पद पर कार्य कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर आपको वो चीज़ बताऊंगा और इसको आप सुनना और इसी को ही करना, तो आप देखिए एक सफल चिकित्सक भी बनेंगे और एक सफल शिक्षक भी बनेंगे। जो मैं ये ऐसा जो ये 15 दिन का ट्रांजिशनल करिकुलम किया जाता है, उससे आपको एडजस्ट करने के लिए कि कैसे हम इसको पढ़ें, कैसे करें, इसी को ही लोग छोड़ देते हैं, तो फिर एक समस्या हो जाती है। जो भी स्टूडेंट रेगुलर रहता है, देखो सबको पसंद है रेगुलरिटी। आपके घर में भी अगर कोई काम करता है, अगर वो रेगुलर न आए तो आपको पसंद नहीं आए। इसीलिए आप जब रेगुलर आएंगे तो कई चीजें हो जाएंगी। एक तो ये हो जाएगा कि आपको जो अंदर से भय रहता है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप डेली आ रहे हैं, वो खत्म हो जाएगा। तो जितना बॉडी में आप लोग, क्योंकि मुझसे ये नीट से दिए होंगे टेस्ट, तो बॉडी में अगर हमारे अंदर थोड़ा सा भय रहता है तो कैटाकोलामिन्स का सिक्रीशन होने लगता है, और जब वो बहुत समय तक बना रहता है तो बहुत सी जितनी भी डिजीज आजकल हम देख रहे हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, वो इसी का ही परिणाम। इसलिए हमेशा
आप रेगुलर रहिए और टीचर्स के आने से पहले आप क्लास में आए, तो आपको ये चीजें सब समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि जब आप ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आप बाद में जो यहाँ से निकलेंगे तो क्या। एक चीज और ध्यान में रखिए, आप लोग यहाँ 4.5 साल का जो कोर्स करेंगे, उसका जो आप पढ़ेंगे उसका क्या मतलब है, क्या है, क्या करना है, आपका उद्देश्य क्या है। एक ही तो उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है आपका? है डॉक्टर बनना नहीं, उद्देश्य क्या है? जो जाओगे तो करेंगे। अरे भाई, लोगों के दुख को दूर करना, ठीक है ना। तो दुख को दूर करने के लिए जो भी प्रवृत्त होते हैं, को दिया जाए तो दुख को दूर करने के लिए, कहने का मतलब अगर शास्त्रीय भाषा में बोला जाए तो अच्छा, थोड़ा एक्चुअली लेक्चर देने का मेरा ये है ना। चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ थोड़ा सा क्योंकि ऐसे खड़े खड़े वैसे बोलना वैसे वो लगता है, मतलब नहीं, कोई बात नहीं, मैं यहीं खड़ा रहूँ। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक। थोड़ा आदत दूसरी है उसके। तो आपका उद्देश्य ये है कि दुख को दूर कर, तो अपना पहले दुख दूर करेंगे, ठीक है ना, तभी तो लोगों का दुख दूर करेंगे। मैं एक एग्जाम्पल दूं, ऐसे सिंपल एग्जाम, हालांकि मान लीजिए किसी को फेस में बड़ी प्रॉब्लम है, बड़े रैशेस हैं, और आप ओपीडी में बैठे हुए हैं, और जो पेशेंट आएगा वो ये वाली समस्या तो नहीं बताएगा आपको, वहां से हट जाएगा, क्योंकि आपको ही वही वो चीज है। तो इस चीजों का हमेशा ध्यान में रखना है कि सबसे पहले आपको ही स्वस्थ रहना है, ठीक है ना। तो जो अब आप देखिए, जो चिकित्सा की मैं परिभाषा बता रहा हूं वो ये है कि जो इसमें प्रवृत्त रहते हैं, किसको? दुख को सुख में बदलने के लिए जो प्रवृत्त रहते हैं। शास्त्रीय भाषा में अगर बोला जाए तो जो धातु विकृत हैं उसको प्रकृति अवस्था में लाने के लिए जो लोग प्रवृत्त रहते हैं, वो 4 जो पाद हैं वो प्रवृत्त होते हैं। देखिए, प्रवृत्त होना और किसी को ठीक करना अलग अलग चीज है। आपकी कोशिश करना है, आपको ट्राई करना है। तो कौन कौन सी 4 चीजें हैं वो? एक तो है चिकित्सक, जो आप बनेंगे। दूसरा, किस पर चिकित्सा करेंगे? किसी कोई होगा तभी तो चिकित्सा करेंगे, तो रोगी होना जरूरी है। 4-5 जरूरी हैं जिस पर कि आप ये करेंगे। तो एक तो डॉक्टर, चिकित्सक जो आप हैं, और दूसरा है रोगी। तीसरा, अच्छा मान लीजिए आप चिकित्सक हो गए, रोगी आ गया, तो बिना किसी औषधि के कर लेंगे। तो थर्ड चीज जो रहेगी वो आती है औषधि। आजकल हालांकि अगर आप औषधि स्वयं बनाते हैं तो अच्छा रहता है, वैसे तो इसके भी अलग अलग वो रहते हैं, मैं बाद में उसको नहीं डिस्कस करूंगा। जो मुख्य है उस चीज को मैं बता रहा हूं। और चौथा है नर्सिंग केयर, जो कहते हैं सहायक होना चाहिए रोगी का। 4 को बहुत ही इनके गुण दिए हुए हैं, इनके कैरेक्टर दिए हुए हैं, वो अगर हैं तो रोगी ज्यादातर ठीक हो जाता है। चिकित्सक एक तो अच्छा होना चाहिए। चिकित्सक अच्छा होने के लिए उसका 4 चीजें होना जरूरी है, जो मैं उस पर डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले तो ये है कि दिया हुआ है, शास्त्रों में दिया हुआ है कि शास्त्र का ज्ञान हो, शास्त्र पढ़ा हुआ हो उसने, मीन्स थियोरेटिकल उसकी स्टडी अच्छी होनी चाहिए। और दूसरा है जो उसका वो है कि बहुत ज्यादा रोगियों को कई बार उसने प्रत्यक्ष रूप से देखा। कहने का मतलब है थ्योरी पढ़ी हो और प्रैक्टिकल भी किया हो। आपने देखा होगा
कि जो नर्स होती है उससे ज्यादा प्रैक्टिकल कोई नहीं करता होगा, क्योंकि ज्यादातर मरीज उसके पास रहते हैं, लेकिन वो कभी डॉक्टर नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि उसने पहला वाला स्टेप नहीं किया है, उसने थ्योरी नहीं पढ़ी। अगर उसने थ्योरी पढ़ी होती और प्रैक्टिकल किया होता तो जरूर है। तीसरा जो गुण रहता है डॉक्टर में वो है आपका दक्षता, युक्ति। आपको कई प्रकार से, देखिए पेशेंट आ गया तो आप रटे रटाए नहीं करेंगे कि हमने वहां देखा था और हमारे जो गुरुजी थे उन्होंने ये दवा दी थी तो हम भी इस मरीज को ये दवा दे रहे हैं। बिल्कुल अलग होगा, मरीज भी अलग होगा। आप आयुर्वेद में पढ़ेंगे उसकी प्रकृति भी अलग होगी, उसकी एज, कई चीजें उस पर डिपेंड करती हैं। तो ये आपकी दक्षता पर है, आपको युक्ति प्रमाण लगाना है, उसको देखना है। कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप लोग उसको बाद में समझेंगे। जैसे कोई हाइपरटेंशन का मरीज आया है, ब्लड प्रेशर उसका बढ़ा हुआ है, और जब आपके गुरुजी देते थे उसको था टैकीकार्डिया। हाइपरटेंशन विथ टैकीकार्डिया मतलब रेट बढ़ा हुआ है पल्स और ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। सो उन्होंने जो ड्रग दी थी, आपके पास जो पेशेंट आया वो था हाइपरटेंशन विथ ब्रेडिकार्डिया, और आप जो ड्रग देंगे वो दूसरी देंगे। अगर वही ड्रग आपने दे दी उसको तो पेशेंट हो सकता है एक्सपायर कर या कुछ प्रॉब्लम हो जाए उसको। इस चीज का हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ये चीजें बहुत ही होती है कि तो आपके अपने उसमें। और चौथा इसमें है प्योरिटी, शुद्धता। डॉक्टर कैसा होना चाहिए? शुद्ध का मतलब है एक तो बाहर से भी अच्छा दिखना चाहिए, ठीक है ना। बाहर से देखने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप जिस कपड़ों में हैं वहां पर घर पे हैं वही आ गए और अपनी ओपीडी में बैठ गए या हॉस्पिटल में बैठ गए। तो साफ सुथरे तरीके से कपड़े रहना चाहिए। स्वच्छता सबको पसंद होती है, भले ही आप नया कपड़ा हो, कितना महंगा हो, अगर वो स्वच्छ नहीं रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। मान लीजिए आपने 5,000 रुपये मीटर वाला कपड़ा लिया और गंदा हो गया और आप पहनने हुए उसको, बिल्कुल नहीं। तो स्वच्छता होना जरूरी है। मतलब डॉक्टर की तरह दिखना भी चाहिए और जो चीज पहने हुए हैं वैसा व्यवहार भी करना चाहिए। मतलब जो आपने धारण किया हुआ है शरीर, कहने का मतलब ये है, अगर थोड़ा जाए कि जिस चीज का आपने चोला पहना हुआ है वैसे ही व्यवहार भी आपको करना चाहिए मरीज के साथ। मेरी बात क्लियर हो रही है ना? तो आप देखो साफ सुथरे उसमें रहेंगे ही, बैठेंगे। मैं आपको बता रहा हूं एक एग्जाम्पल कि मैं जब झांसी में था तो एक हमारे यहाँ मैडम थी और वो उनका कपड़े मतलब वैसे ही नहीं रहते थे बेड। तो मैंने कहा कि गायनी में दिखा दीजिए बगल में। तो वो मरीज गया और फिर वापस आ गया, बोले वहां तो कोई बैठा ही नहीं। मैंने कहा बैठा है, वहां पर बैठी हुई है, जाइए देखिए। जब वहां वो गया फिर आ गया, तो मैं गया उठ करके, क्योंकि वहां पर प्रिंसिपल भी था। जब मैं गया तो वहां पर थी बैठी हुई। बोले ये है डॉक्टर? वो बोला मरीज, बोले ये डॉक्टर है। तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। तो इस चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। और ये तो है बाहर वाली, एक अंदर से भी शुद्धता रखना। अंदर से शुद्धता रखने का मतलब ये है कि अगर जितना अंदर से शुद्ध होगा उतने ही मरीज पर इफेक्ट पड़ेगा। आपने कभी सुना होगा कि एक साधु बाबा से भभूति दे देते हैं, मतलब उनका जो भस्म होती है आसपास वो दे देते हैं, वो ठीक हो जाता है। इसका ये मतलब है कि उसका जो प्रभाव है अंदर से वो इतना प्योर हो चुका है, उसकी सात्विकता इतनी बढ़ गई है। कभी कभी आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो तो आपको अच्छा लगता होगा जब वहां पर जाते हो, कभी कभी बड़ा वैसी लगता है। तो जो उसका एरा, जो उसका एटमॉस्फेयर है वो बहुत बड़ा प्रभाव करता है। हालांकि मैं एक रामायण का उदाहरण दे रहा हूं कि वाल्मीकि जी के ऋषि में
उन्होंने अहिंसा पर आत्मसात कर लिया था। किस पर? अहिंसा पर आत्मसात कर लिया था। वहां उनके क्षेत्र में हिंसा नहीं हो सकती थी, चाहे जितना बड़ा हिंसक प्राणी हो। इवन देन शेर और बकरी एक ही जगह पानी पीते थे, जबकि वो आप देखें दोनों, शेर कभी होगा तुरंत वो कर ले। कहने का मतलब है जो स्वाभाविक दुश्मन हैं जानवर, उस क्षेत्र में हिंसक नहीं हो सकते, वहां भी वो मित्रता रखेंगे। इसीलिए हम डॉक्टरों को अंदर से, अब पता चला मरीज आया आपके पास में और आपका मन पहले से ही उससे पैसे कमाने का है, मन आपने पहले से बना रखा है। देखिए पैसा तो आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको जितना है वो मिलेगा ही। आपने पहले से बना लिया उसको कि पता चला उसने कोई चीज कंप्लेंट बताई एब्डोमेन की, आपने बना लिया कि तुरंत इसको यूएसजी कराना ही, अल्ट्रासाउंड कराना ही है। ये आपकी बहुत बड़ी कमी है। ये डॉक्टरों की जो इन्वेस्टिगेशन आप देखते हैं, जितने ज्यादा जो इन्वेस्टिगेशन लिखता है, अभी मैं इस पे डिस्कशन करूंगा, जितने ज्यादा इन्वेस्टिगेशन लिखता है उसका मतलब है कि वो अच्छा फिजिशियन नहीं है। जितना ज्यादा जो ट्रीटमेंट लिखता है पूरी पेज में भर देता है, इसका मतलब है वो अच्छा फिजिशियन, अच्छा डॉक्टर नहीं है, क्योंकि उसने डायग्नोसिस एग्जैक्ट नहीं किया हुआ। तो यहां पर मैं ये बता रहा था कि अंदर से भी आपको ये भाव रखना है कि हमें मरीज को ठीक करना है बस। देखिए पैसा वो देगा ऐसा नहीं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मरीज आता रहता है आपके पास, ये मत मानिए कि मैं बहुत ही शुद्ध हूं, लेकिन इस चीज को ध्यान में रख करके रहिए कि आप बनिए और फिर अपने आप में आप अनुभव करेंगे, अभी नहीं, जब आप यहां से निकलेंगे। इस चीज को मेरी बिल्कुल ध्यान रखना, और वही आदमी सुखी भी रहेगा, नहीं तो ढेरों बीमारी स्वयं पाले रहेगा वो इसी उसमें, क्योंकि बॉडी में इतने हार्मोन्स ऊपर नीचे सिक्रीशन होते हैं कि आप लोग परेशान। और आपने जब एक मरीज को सही रूप से दो, आप किसी की सहायता करके देखिए, वैसे मैं डॉक्टर हूं तो आप देखिए आपके मन में कितना ही वो आ जाता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से आपको अंदर से क्या करना है, अपने आप को शुद्धता, ये भी भाव सीखना। और ऐसे आप कॉलेज में हैं जहां यही भाव मिलना है, इसके साथ साथ और चीजें मिलने के साथ साथ ये भी भाव मिलेंगे आपको। यहां पर जैसे प्रार्थना हुई, इसका इफेक्ट पड़ा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें पूरी आपके साथ उसमें आ जाती हैं और पढ़ता। तो 4 चीजें डॉक्टर के पास रहनी चाहिए, उसको मैं अब आपको एक एक चीज को देखता हूं। जैसे सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए। कई लोग होते हैं कि पता चला यहाँ फर्स्ट ईयर में और किसी नर्सिंग होम में काम कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल ठीक नहीं, वो बिल्कुल उतने ही रह जाता है, अधूरा रहेगा। इसीलिए सबसे पहले आपको, और मैं ये भी नहीं कहूँ, आप आयुर्वेद को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ो, ठीक है ना, क्योंकि NCIS का जो कोर्स है उसमें मॉडर्न भी इतना बहुत, एलोपैथी बहुत है और आपका आयुर्वेद भी। सो आपके आप जो पढ़ेंगे, जो थ्योरी होगा, वो क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको क्या करना है, उसका दुख दूर करना है। कहने का मतलब उनकी धातुओं को सम करना है, दोष धातु मल को सम करना है, जो कि आपका विषम हो चुका है। अब वो कैसे करेंगे, उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आपको फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक आप पढ़ते हैं। और पेशेंट, अब तो मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर में ही हॉस्पिटल में जाने के लिए कहा गया है, प्रकृति के लिए, कि प्रकृति है और ये सब अध्ययन करने के लिए भी बताया गया है उसमें, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या है कि थियोरिटिकली आपको पढ़ना है। उसमें क्या है, जैसे कि किसके लिए पढ़ रहे हैं आप, हमें रोग का निदान करना है कि रोग है क्या। देखिए आपको 10 दिन में भी आप डॉक्टर बन सकते हैं, उसमें कोई शंका नहीं। 10 दिन में भी आप इलाज करना सीख सकते हो, बिना हाई स्कूल पास किए हुए भी लोग चिकित्सा कर भी रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या है, वो डायग्नोसिस नहीं कर। जैसे आप पढ़ लिख करके डॉक्टर बने हैं और आपने मरीज को देखा और मरीज का डायग्नोसिस किया
मरीज को ट्रीटमेंट दिया और मरीज ठीक हो गया। एक दूसरा देखिए, दूसरा डॉक्टर भी देखा, उसके पास कोई डिग्री नहीं है, मरीज उसका भी ठीक हो गया। फिर आया, दोनों कहें डॉक्टर साहब हम ठीक हो गए। तो जिसने जो डायग्नोसिस करके एग्जिट किया हुआ था उसको खुश होगा, क्योंकि वो होना ही था, क्योंकि मैंने इस रोग का ये। और जो दूसरा वाला था उसे पता ही नहीं था कि ठीक हो कैसे, ठीक है ना, उसे कुछ मालूम ही नहीं कि वो कैसे गया, होना था वो तो कैसे किस तरह से, ठीक है ना। तो इस चीजों के लिए तो क्या करते हैं आप, डायग्नोसिस करते हैं। और डायग्नोसिस करने के लिए आपको जो सीरीज है जो पढ़ते हैं आप, उसको विधिवत कैसे पढ़ते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से। जैसे मान लीजिए, देखिए कितना, और आप इसी उससे चलना जो मैं बता रहा हूं, और आप देखिएगा मुझे याद करेंगे 5-6 साल बाद जब निकलेंगे आप और करेंगे तो जरूर। इस विधि में मैंने कई अपने ही जहां मैं था प्रिंसिपल, वहां भी मैंने सभी से कहा कि इस उससे करें, कोशिश करें, तो वो बढ़िया चिकित्सक बनेगा। तो क्या करना है, सबसे पहले जो आपके सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में है उसको विधिवत आप पढ़ना। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देते हुए चल रहा हूं, जैसे सबसे पहले आप एनाटॉमी पढ़ते हैं। अच्छा ये बताइए, अगर यहाँ कोई पेन अभी आपको, अभी तो आपका स्टार्ट है, कुछ जानते नहीं आप लोग, लेकिन अगर जैसे यहाँ कोई आपको बता रहा है रोगी कि यहाँ पर हमें प्रॉब्लम हो रही है, पेन हो, दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है इस साइड में, तो आपके मन में यही आएगा एनाटॉमिकली, ठीक है ना, कि यहाँ पर कौन कौन सा ऑर्गन हो सकता, यही तो आएगा। ये चीजें आप किसमें सीखेंगे, एनाटॉमी, ठीक है ना। आप कोई चीज का आप और चीज नहीं वहां पर देखेंगे कौन कौन, जैसे मान लीजिए आप समझते हैं कि यहाँ लीवर होता है, तो आपके मन में तुरंत ही स्ट्राइक करेगा कि लीवर से संबंधित होगा, ठीक है ना, कि कोई लीवर से प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल कंफर्म हो ही गया कि लीवर ही है, लेकिन एक आइडिया आपको लगेगा कि लीवर, ठीक है ना, यहाँ पर है, तो हम इससे संबंधित डिजीज हो सकती है इसको, तो उसी के उससे आप चलेंगे। फिर आगे तो कुछ और भी चीजें देखते रहेंगे, ठीक है ना। सो आपको एनाटॉमी के हर पार्ट को जानकारी, जैसे एब्डोमेन के हर चीज जानना चाहिए, चाहे वो 9 पार्ट हो, जो भी ऑर्गन कहाँ कहाँ लोकेशन है, कोई ये सब पूरा आइडिया आ जाना चाहिए आपको। चेस्ट में आ जाना चाहिए, कहाँ पर हार्ट है, कहाँ लंग्स है, क्या, ठीक है ना। अगर आपकी एनाटॉमी क्लियर होगी तो मेरी गारंटी है कि आप बहुत ही अच्छे फिजिशियन होंगे या सर्जन होंगे। एनाटॉमी अगर आपकी अच्छी है तो एनाटॉमी आप क्लियर कर लीजिएगा, और आप देखिएगा आपकी जैसे एनाटॉमी क्लियर कर लेंगे, कोई स्ट्रक कहां पर है, तो उसी हिसाब से आपकी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, फिर उसका फंक्शन क्या है, ठीक है ना। जैसे अगर कोई आपको पीलिया, एक साधारण भाषा में पीलिया का अगर कोई दिखता है आपको, जैसे जॉइंटिस बोलते हैं, तो आपको अगर फिजियोलॉजी क्लियर है जॉइंटिस की, ठीक है ना, अगर आपको उसका फंक्शन मालूम है टोटल, ऐसा नहीं है कि आपको एक शायद इंटर में आप पढ़े हों, अगर 10+2 में, तो जो आपके बॉडी में जो है 3 कलर होते हैं जो कि हम आइडेंटिफाई करते हैं, उससे से डायग्नोसिस भी बहुत होती है, ठीक है ना। एक येलो कलर है, एक ब्लू कलर है, और एक पेल कलर है, ठीक है ना, पेलर, ठीक है ना। तीनों के लिए अलग अलग है, क्लियर है ना आप लोगों को, थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे उसको, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि आपको कैसे सार आएगा उसका, ठीक है ना। सो आपको मालूम है कि येलो कलर का जो मुख्य कारण है, मेन काज है, वो है इंक्रीज सीरम बिलिरुबिन, ठीक है ना। क्या है, सीरम बिलिरुबिन। तो अगर कोई देखिए सीरम बिलिरुबिन बॉडी में है, ब्लड में है, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल लिमिट, और आपको मालूम है कि ये नॉर्मल लिमिट की फिजियोलॉजी है क्या। मैं ये आप जब सेकेंड ईयर में जो आप जाएंगे जब, और आप देखिएगा इसको बिल्कुल विधिवत पढ़िएगा, कैसे फिजियोलॉजी है, कैसे आरबीसी ब्रेक हो करके कैसे कैसे करता है, ठीक है ना, कैसे हीम है, ठीक है ना, हीम से कैसे आपका बिलिरुबिन बना, कैसे उसका एक्सक्रीशन हो रहा है, ठीक है ना।
किस किस से कंबाइंड हो रहा है, कैसे एक्सक्रीशन हो रहा है, कैसे जीआईटी में आ रहा है, कैसे यूरिन में आ रहा। अगर आप इसको समझ लेंगे पूरा तो इससे रिलेटेड डिजीज आपको कभी वो नहीं होगी, और क्लियर आप कर देंगे कि कहां पर लीजन है, कहां पर डिजीज है, किस पार्ट पर। ये एग्जैक्ट ये किससे आपने कर रहे हैं, फिजियोलॉजी से, ठीक है ना, फिजियोलॉजी। आप इसी तरह से मैं एक एग्जाम्पल आपको एलोपैथ का इसलिए दे रहा हूं कि आप उसको समझ लें, क्योंकि इसको ध्यान में रखिएगा, जितना सिंपल एलोपैथ है उतना सिंपल आयुर्वेद नहीं, ध्यान में रख लीजिए। और अगर आपने आयुर्वेद को समझ लिया इस बेस तो आप बिल्कुल एक अच्छे कुशल चिकित्सक बनेंगे, आपके पास दो चीजें रहेंगी, इस ध्यान में रखिएगा। तो उसको भी आपको वो करना है। ये मैं एक एग्जाम्पल पर्पस से देता हुआ चल रहा हूं कि आपको कैसे किसी हर चीज का। अच्छा ये बताइए, नॉर्मल हीमोग्लोबिन कितना होता है बेटा, वैसे बताओ, कुछ आइडिया है कुछ थोड़ा बहुत, कितना? एक कोई एक बताओ। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आपकी परीक्षा ले रहा हूं, मैं इसलिए कि मतलब मैं उसको थोड़ा सा और अच्छा वो कर सकूं। हाँ किसी का बताइए। हाँ देखिए, इन्होंने बताया 12 to 16। अब आप जब बीएमएस करेंगे तो 12 to 16 नहीं बोलेंगे, ध्यान में रखिएगा, पूरे यूनिट बोलेंगे। क्या बताएंगे? पूरी यूनिट के साथ ही आप बताएंगे, ठीक है ना। अब आप इंटरमीडिएट पास करके नहीं है, अब आप जब बीएमएस में रहेंगे और पास करेंगे तो आपको पूरी यूनिट के साथ बतानी हर चीज। वो भी जिन्होंने बहुत अच्छा बताया कि रेंज बता दी, रेंज भी फिजियोलॉजिकल रेंज है। ये 12 वाला भी नॉर्मल है और 16 वाला भी नॉर्मल है, ठीक है ना। सो एक रेंज भी बहुत जरूरी है, रेंज ही बताना है। तो यहाँ पर जो सीरम बिलिरुबिन है वो उसकी भी रेंज है। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट मान लीजिए जैसे 0.2 से मानते हैं, 0.2 से 1 मिलीग्राम रहता है परसेंटेज में, तो ध्यान में रखिएगा इस रेंज में हो सकता है, ठीक है ना। इस रेंज से अगर होता है तो अब आप ये बताइए, अगर आपको नॉर्मल नहीं मालूम, फिजियोलॉजी नहीं मालूम है, तो पैथोलॉजी कैसे करेंगे? मान लीजिए हमें मालूम ही नहीं है कि हीमोग्लोबिन जैसे इन्होंने बताया 12 to 16 ग्राम %, अगर ये नहीं मालूम मान लीजिए आपको, वो तो अच्छा करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो पैथोलॉजी वाले हैं ना, वो डॉक्टरों को देख करके ही वो है, उन्होंने कहा इनको नॉर्मल वैल्यू भी नहीं मालूम है, इसलिए ब्रैकेट में आप देखिए जब जांच होती है तो लिख देते हैं कि हमारी रेंज ये है, जिससे कि आपको पता तो चल जाए। नहीं तो क्या होता है, आप मैंने देखा है लोगों को कि एक्सरे ऐसे लेते हैं, ये मैं वास्तविकता बता रहा हूं आपको, वो चीज नहीं रहती। एक्सरे देखते हैं और पता चला एक्सरे कहीं उल्टा पकड़ लेते हैं और पेशेंट के सामने मतलब कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी है, और करके ऐसे रख देते हैं। मतलब उनको बिल्कुल ही समझ में आ रहा कि क्या है, कौन सी चीज में कहां लीजन है, क्या है, कौन सी रिब्स है, जैसे एक्सरे चेस्ट ही है। तो इस चीजों को, दूसरी बात ये भी ध्यान में रख, ये क्या है, ये तब ये जब आपको उसकी फिजियोलॉजी और सब पूरी ये चीजें जानकारी होंगी तो विधिवत और जिसकी अच्छी फिजियोलॉजी होती है, ध्यान में रखिएगा, जिसने अच्छी फिजियोलॉजी पढ़ी है उसकी अच्छी पैथोलॉजी होगी ही, और जिसकी अच्छी पैथोलॉजी है उसकी अच्छी मेडिसिन होगी, क्योंकि फिर वो स्वयं साइन सिम्टम बना लेगा। ये मैं गारंटी ले रहा हूं कि जिसकी फिजियोलॉजी अच्छी है, पैथोलॉजी अच्छी है, उसको साइन सिम्टम बनाने की जरूरत नहीं है, वो वैसे भी लिख सकता है। क्लियर हो रही मेरी बात को? आप अगर फिजियोलॉजी आपकी अच्छी है तो पैथोलॉजी अच्छी होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसी, मान लीजिए आपको मालूम है कि थायराइड से ये सिक्रीशन हो रहा है, थायराइड से कौन सा हार्मोन सिक्रीशन हो रहा है, थायरॉक्सिन हो रहा है, T3 T4 हो रहा है, लेकिन एक इसके साथ एक और, ये हर चीज का इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी है, ये आप फिजियोलॉजी में ही करेंगे। जैसे आजकल बहुत थायराइड का तो बहुत ज्यादा वो है, ज्यादातर अगर 10 लोग बैठे हैं तो कहेंगे हमें तो है, दो तो उसमें कह ही देंगे, ठीक है ना, तो वो रहता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, एक तो प्राइमरी होता है, आपने पढ़ा होगा इसको, बहुत पढ़ा होगा, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। मीन्स मैं अगर हाइपो की बात करूं तो एक होता है प्राइमरी हाइपो और एक होता है
सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म। इसका मतलब समझ रहे हैं ना आप? समझे क्या होता है प्राइमरी मतलब? नहीं, अगर समझे हैं तो कोई मुझे बताए, अगर समझ गए तो बताइए प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है? कोई अगर थोड़ा बहुत जानता हो। देखिए कोई जरूरी नहीं है, बहुत अपेक्षाएं नहीं है, क्योंकि अभी तो आप शुरुआत कर रहे हैं। प्राइमरी का मतलब होता है उसी सिस्टम की डिजीज होना, उसी से जिससे मैं नाम ले रहा हूं। मेरी बात ध्यान में रखिएगा, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, ये हमेशा आपको काम आएगी किसी में भी। प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म का मतलब है सिर्फ थायराइड में प्रॉब्लम है। मेरी बात समझ गए? और सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म का मतलब है कहीं दूसरी जगह लीजन है और किसको इफेक्ट कर रहा है? थायराइड। कहने का मतलब है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो सिक्रीशन हो रहा है पिट्यूटरी से, उससे डिस्टरबेंस है, वो कम सिक्रीशन हो रहा है, इसलिए थायराइड स्टिमुलेट नहीं हो रही और T3 T4 नहीं बन रहा है। तो ये क्या हुआ? सेकेंडरी। थायराइड में कोई प्रॉब्लम नहीं, थायराइड तो है ही अपनी नॉर्मल, लेकिन प्रॉब्लम कहां आ रही है? जो उसको इफेक्ट करने वाले, तो इसे बोलते हैं सेकेंडरी। कहीं भी हो, प्राइमरी का मतलब है अब जैसे आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, बाद में सुनेंगे, प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। दो टर्मिनोलॉजी आपने सुना होगा हाइपरटेंशन के बारे में, प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सो प्राइमरी हाइपरटेंशन इटसेल्फ कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, वेसल्स डिजीज है, कार्डियोवास्कुलर में प्रॉब्लम है। लेकिन जहां सेकेंडरी हाइपरटेंशन आ गया वहां कार्डियोवास्कुलर की डिजीज नहीं है, कहीं दूसरी जगह डिजीज। जैसे किडनी में प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन किडनी से भी होता है, हार्मोन से किसी से हो सकता है, जितने भी हार्मोन से आपके एड्रिनल ग्लैंड वाले वो सब हाँ है ना। एड्रिनल कॉर्टेक्स का नाम सुना है? उसकी 3 उसके, अच्छा एड्रिनल के कौन से डिवीजन कौन कौन से उसमें? हाँ हाँ, उसको याद करने के लिए ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वो सुप्रारीनल ग्लैंड है, इसलिए उसका याद रखने के लिए GFR। और GFR कहां से रिलेटेड है? किडनी से, इसलिए याद करने के लिए आपको थोड़ा सरल हो जाएगा। आप लोग ऐसे बनाए होंगे तो उसे लेकिन बता रहा हूं, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान में रखिएगा। तो वहां प्रॉब्लम होकर के अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो कौन सा होगा आपका? इस सेकेंडरी हुआ। कहीं भी पूरी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जहां भी प्राइमरी हो तो उसी सिस्टम की रिलेटेड डिजीज है, वही पैथोलॉजी है, और अगर सेकेंडरी है तो पैथोलॉजी कहीं दूसरा है और इफेक्ट कर रहा है उस पार्ट को जिससे वो आ रहा है, ठीक है ना। कोई भी आपको हो, प्राइमरी हाइपोपैराथायराइडिज्म, सेकेंडरी हाइपोपैरा, ये सब बिल्कुल इसी तरह से रिलेटेड, ठीक है ना। तो आप एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि अगर आप ना हो तो एक डिक्शनरी जरूर ले लीजिएगा। हालांकि आपके पास मोबाइल में तुरंत देख लेते हैं, लेकिन डिक्शनरी रखिए आप, मेडिकल डिक्शनरी। और जब भी आप फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, तो बहुत सी टर्मिनोलॉजी अभी से आएगी और उस टर्मिनोलॉजी को तुरंत देखते रहिए अपनी डिक्शनरी, ठीक है ना। जब आप उसको देखते रहेंगे तो क्या होगा कि आपको बहुत सी टर्मिनोलॉजी क्लियर हो जाएगी कि क्या कैसे क्या रखा होगा, ठीक है ना। जैसे एक चीज है, अच्छा एक है ब्लीडिंग, ब्लीडिंग तो सुना ही होगा ब्लीडिंग, और एक हेमोरेज। दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई एक बताओ तो थोड़ा सा समझ में आ जाता है। ब्लीडिंग और हेमोरेज में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, मैं वही कह रहा हूं। मेडिकल डिक्शनरी में ब्लीडिंग नहीं मिलेगा, वो जनरल टर्म है, ध्यान में रखिएगा। और हेमोरेज मेडिकल टर्म है, डॉक्टर बोलेगा हेमोरेज और मरीज बोलेगा ब्लीडिंग, ध्यान में रखिएगा। मरीज, ये आपकी जनरल टर्मिनोलॉजी है ब्लीडिंग, ठीक है ना। इसीलिए इस चीजों को हमेशा ध्यान रखिएगा कि मतलब, इसलिए मेडिकल डिक्शनरी जरूर, आप जैसे आप आपस में बात करते हैं, आप मरीज के सामने थोड़ी कुछ चीजें होती हैं, ठीक है ना। कभी कभी आपके मरीज के सामने डिस्कशन नहीं कर। पहले क्या होता था कि जो ट्यूबरकुलोसिस टीबी होती थी, अगर टीबी शब्द आपने नाम ले दिया तो मरीज तो बेचारा पहले ही मर जाता, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट है कम नहीं, ठीक है ना।
अब जैसे आप किसी को कैंसर है तो कह रहे भाई तुम्हें कैंसर, या आपस में बात करें भाई इसको कैंसर है, जैसे आप भाई आप लोग जब ओपीडी में जाओगे डिस्कशन करोगे तो उसके लिए टर्मिनोलॉजी एक अलग से होती है, वो बोला जाता है उसमें, ठीक है ना। तो कॉच डिजीज बोल देते थे। अच्छा ये ध्यान में रखिएगा, ट्यूबरकुलोसिस का एक नाम और है, अभी मैं बता दे रहा हूं, हालांकि आपको आपके टीचर्स बताएंगे, क्रोनिक निमोनाइटिस। क्रोनिक निमोनाइटिस, अगर ट्यूबरकुलोसिस नहीं लिखना है तो क्रोनिक निमोनाइटिस लिख सकते हैं और ट्यूबरकुलोसिस ही वो कहा जाएगा। पहले तो वैसे कॉच लिखते हैं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी उसको आप टर्मिनोलॉजी ऐसे भी इसलिए डिक्शनरी रखना। आप देखेंगे आपको 1-2 महीने में ये चीजें बड़ी क्लियर हो जाएंगी। दूसरा एक और मैं आपको बता रहा हूं कि जितनी नॉर्मल वैल्यूज हैं ब्लड सीरम और जितने भी, उसको आप जिस हॉस्टल में रहते हो उसके पीछे की तरफ लगाइए बढ़िया तरह से, ठीक है ना। और जब आने लगे कॉलेज में तो एक नजर डाल लीजिए उस पर, और जब बंद करने लगे जब पढ़ करके तो एक नजर डालिए। वैसे तो याद हो ही जाएगा, लेकिन आपको धीरे धीरे ज्यादातर उसकी नॉर्मल वैल्यूज भी याद हो जाएगी, ठीक है ना, फिजियोलॉजिकल रेंज पूरी आपको याद हो जाए, ठीक है ना। सो आपको एनाटॉमी पढ़ना है, फिजियोलॉजी भी बहुत जरूरी है। उसके बाद आपकी एंट्री होती है सेकेंड प्रोब में। जब सेकेंड प्रोब देखिए विधिवत है और आप उसको करते रहिए। अब जैसे सेकेंड प्रोब में जाएंगे तो वहां पर शायद रोग निदान वगैरह ये पढ़ेंगे, और वहां पर रोग निदान पढ़ेंगे, वहां पर आपको सही आता है कि हमें मरीज के साथ बहुत ही इंटरेक्शन करना पड़ता है। देखिए और मरीज के साथ व्यवहार भी हमारा वैसा होना चाहिए। देखिए मरीज तो मरीज है, वो तो बीमार है, मानसिक भी हो सकता है और शारीरिक भी हो सकता है। कभी कभी डॉक्टर को मरीज मार भी सकता है, ऐसे गाली भी देता। तो आप अगर आपके पास जो 4.5 साल पढ़े हैं, 1 साल इंटर्नशिप किए हैं, इसका यही मतलब है कि आपकी उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है। आपके पास परिस्थिति दूसरी आ रही है और आपके पास कितनी प्रतिक्रिया कर रहे हैं उसके साथ। अगर आप भी मारपीट करने लगे, ठीक है ना, तो आपका इसका मतलब है कि आपने जो 4.5 साल जो ये आप पूजा करते हैं सुबह और धन्वंतरी वंदना करते हैं, उसका कोई महत्व नहीं रह गया। आप अभी बहुत दूर हैं उससे जहां पर आपको जाना चाहिए था, ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हैं ना। आपको बहुत प्रतिक्रिया उसमें नहीं करना, परिस्थिति कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना, कभी वो पैर भी छू सकता है और कभी थप्पड़ भी मार सकता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी प्रतिक्रिया पैर छूने में भी बहुत अच्छी हो, ठीक है ना, अरे आज तो मेरे पैर छू लिए उसने, इसके माने में अच्छा चिकित्सक हो गया और थप्पड़ मार दिए तब। इसका मतलब कुछ नहीं, आपके मतलब आप वो ऐसा ही रखिए। तो ये चीजें जो आपको करना है इसी में सीखना है, इसके साथ सीखना है, सब्जेक्ट के साथ सीखना, ठीक है ना। सो वहां पर निदान आएगा, आपका पैथोलॉजी आएगी, निदान आएगा, जिसमें कि आयुर्वेद में पंच निदान आएगा और उसको करेंगे। दूसरी बात यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, इस चीज का जरूर रखिएगा, क्योंकि जब अगर मैं रहूंगा तो मैं जरूर एक आपको वो बना के भिजवाऊंगा। हालांकि यहाँ पर मैं देख लूंगा जो निदान में रहेंगे तो कि क्या उनकी एक हिस्ट्री शीट होती है, हिस्ट्री शीट होती है, उसको आपको भरना है। अच्छा आपको मालूम है जो हिस्ट्री शीट भरेंगे वो जैसे मरीज बैठा हुआ है, आपने देखा ओपीडी में किसी के 100 मरीज हैं और उसने बैठा 2-3 कंप्लेंट बताई, उसने देखा थोड़ा बहुत, स्टेथो लगाया, एब्डोमेन देखा और डायग्नोस कर लिया। उसके क्यों इसने किया? क्योंकि उसने क्या हुआ, उसने पहले से ही ये सब चीजें उसने लॉन्ग हिस्ट्री भरी हुई है, उस पेशेंट के बारे में पूरी जानकारी पहले से ही जो करता आ रहा है, उसे इतना अभ्यास हो गया कि वहां तुरंत वो डायग्नोसिस कर रहा है। वो कब होगा ऐसा? स्पॉट डायग्नोसिस बोलते हैं इसको, कि आया बैठा 2 कंप्लेंट बताई, आपने देखा और डायग्नोसिस हो गया और ठीक। नहीं तो आपके जिला अस्पताल में तो अगर पता चला, और जो लॉन्ग हिस्ट्री होगी वो आपकी 2-3 दिन लग जाते हैं आपको करने में। कितने दिन लगते हैं? 2-3 दिन लगते हैं। अब आप बताइए 2-3 दिन में एक मरीज बैठा रहेगा आपको, तो आपको डायग्नोस कैसे करते हैं? जब धीरे धीरे जब उस पे आ जाते हैं, आप शॉर्ट केस पे आ जाते हैं और फिर स्पॉट डायग्नोसिस बना लगते हैं। पेशेंट बैठा, 2-3 कंप्लेंट बताई, आपने एब्डोमेन देखा, ये देखा वो देखा, डायग्नोस हो गए।
वो कैसे होगा वो मैं बता रहा हूं आपको। वो आपको लॉन्ग हिस्ट्री जो लेंगे उससे होगा। वो आप कभी मत हो कि ये आप तो टीचर्स को भी कंपेल कीजिए कि सर हमें तो हिस्ट्री आप करवाइए पूरी। और अगर आपने एक डिजीज की हिस्ट्री भर ली तो 4 डिजीज तैयार हो गई, उसकी फार्माकोलॉजी तैयार हो गई, आयुर्वेदिक ड्रग्स तैयार हो गए, उसके फार्मूले तैयार हो जाएंगे। एक हिस्ट्री से, एक मरीज से। एक मरीज आपको बहुत कुछ सिखा जा सकता है, लेकिन अगर आप उसे सीखना चाहें तो। और लॉन्ग हिस्ट्री किसकी ली जाती है? जो मरीज एडमिट रहता है, ध्यान में रखिए, ठीक है। एडमिट हुआ, आपने गए, आपने हिस्ट्री, अब कैसे हिस्ट्री भरते हैं वो मैं एक शॉर्ट में जल्दी से बता दे रहा हूं, जिससे कि मुझे बता दीजिएगा मैडम, ठीक है ना। तो 12 बजे मैं समाप्त कर दूंगा, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आप देखिए, सबसे पहले आप, अच्छा ये बताइए, सबसे पहले लिखा जाता है मरीज का नाम। मैं वो पूरा वो आपको जब सेकेंड ईयर में पहुंचेंगे, हो सकता है इस बैच से भी मैं लिख दूं तो, या देख लूंगा, अगर होगी तो ठीक है, तो मैं दे दूंगा, तो यहाँ पर हो जाएगी। तो ये सर्कुलेट करते रहेंगे बैच बाई बैच, और उसको भरेंगे, और आप देखिए परफेक्ट, मेरा बिल्कुल दावा है कि आप अच्छे चिकित्सक बनेंगे, और फिर मेरा नाम लेंगे कि सर ने बताया था, ठीक है ना। हाँ, मैं बता रहा हूँ, इसको कीजिएगा। मैं तो खैर, मेरे तो मैं कहते कहते लोगों को, मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में कहते कहते थक गया हूँ, लेकिन लोग वो चीज को करते नहीं। बहुत कम लोगों को मैंने देखा होगा उसको करते हुए, और जो करता है बिल्कुल अच्छा फिजिशियन, अच्छा सर्जन बनेगा ही। तो क्या क्या उसमें, जैसे अब मैं एग्जाम्पल जल्दी जल्दी से करता हूँ। जैसे नेम है, आपने नाम लिया, मतलब पेशेंट का लिखा, एज लिखी, इसका भी बहुत बड़ा फर्क होता है। अच्छा ये बताओ, आप वार्ड में घुसे और डॉक्टर को मरीज का उन्होंने कहा, अरे भाई बताइए कैसे हो, कुछ नाम लेकर के बोला कि कैसे हो सुरेश, वो कहेगा, मरीज सोचेगा मन ही मन कि डॉक्टर को मेरा नाम भी याद है, इसका मतलब है मेरा रोग को सब जानते हैं। उसके मन में आ गया कि ये मुझे ठीक कर दे। नाम का ये भाषा तो आइडेंटिफिकेशन है ही, लेकिन उसका ये भी फर्क पड़ता है अगर डॉक्टर नाम लेता है उसका, तो कैसे हो भाई, ठीक है ना। आप भी जब वार्ड में हिस्ट्री लेने जाना तो ये नहीं कहना लेटो, ऐसे नहीं होगा। आप प्यास, अरे भाई क्या ना, हाँ, जैसे आप नाम भर लोगे सहोगे, तो फिर दोबारा जब उसका आप करोगे तो नाम ही लेना उसका। तो आपको बड़े तरह से, देखिए सब मरीज बताते भी नहीं है, ध्यान में रखिएगा कि वो कहेंगे ये तो सीखने वाले डॉक्टर। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंस में लेंगे, यही मैं कहता हूँ, डॉक्टर और पेशेंट का कैसा वो रिलेशन होना चाहिए, वो है आपको, ठीक है ना। सो नेम का फर्क पड़ता है, एज का तो फर्क है ही, किसी एज में कोई डिजीज है, ये आप डायग्नोसिस के लिए कर रहे हैं कोशिश, किसके लिए कि रोग क्या है, और उसके लिए एज भी लिखते हैं, सेक्स भी लिखते हैं, एड्रेस भी लिखते हैं, सबका बिल्कुल इंपॉर्टेंस। एड्रेस का क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ का रहने वाला है, बहुत सी डिजीज है इंडेमिक होती है, ठीक है ना, बहुत सी चीजें हैं, तो ये सब चीजों का इफेक्ट आता है। तो ये चीजें आपको प्रॉपर लिखी जाती। फिर आता है जो मेन आता है कि क्या क्या आपको परेशानी, जिसे बोलते हैं चीफ कंप्लेंट्स, उसके साथ क्या क्या आपको परेशानी है, ये तो तभी तो आप डायग्नोसिस करेंगे। सो उसकी परेशानियां नोट करते हैं, और कितने ड्यूरेशन से हैं, कितने दिनों से हैं, इसका भी फर्क पड़ता है, ठीक है ना। जैसे कोई बताए कि हमें कफ है, खांसी है, कई कितने दिनों से, 3-4 दिन से बनाएंगे। 3-4 दिन से जैसे ही कहेगा तो ये नहीं कहेंगे कि आप इसको ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, क्योंकि कफ तो कई डिजीजों में है, लेकिन आपको उसको, उसके ड्यूरेशन को देखना है कि कितने ड्यूरेशन से, ठीक है ना। अगर 6 मंथ से कह रहा है या 3 मंथ से कह, तो आपका माइंड उस तरफ को जाएगा। अभी आपको एक वो नहीं हो रहा, ठीक है ना। सो उसका ड्यूरेशन, और उस सिम्टम को पहले लिखेंगे जो सबसे पुराना होगा और अभी चल रहा है वो सिम्टम। जैसे कफ है 6 मंथ से है और अभी भी चल रही हो, तो वो मेंशन कर देंगे आप उसमें। ऐसे इस तरह से मेंशन करते, इसे बोलते हैं चीफ कंप्लेंट्स विद ड्यूरेशन, जो इसको मेंशन करना है। और मैं तो इसलिए आपको बता रहा हूं ये चीजें कि आप इसको करें, अगर अच्छा चिकित्सक बनना है। नहीं तो बनने के लिए तो मैं 10 दिन में ही आपको ये लोग बना देंगे, आपको चिकित्सक बन जाएंगे। लेकिन बता रहा हूँ वास्तविकता, और इसको कोई बहुत कम करते हैं। फिर आपको कोई वो नहीं, आप किसी नर्सिंग होम में रहेंगे तो फिर वो डॉक्टर भी आप पर इतना विश्वास कर लेगा कि छोड़ देगा हॉस्पिटल भी, कि चलो आप देखते रहो, हम जा रहे हैं कहीं।
ओके, क्योंकि आपने वहां पर ये चीजें की हुई है। एक चीज और होती है, आप अगर अच्छे वो डायग्नोस्टिक करते हो और आप गवर्नमेंट किसी उसमें काम कर रहे हैं या कहीं काम कर रहे हैं, डिस्पेंसरी पे काम कर रहे हैं, और आप प्रॉपर उसको नोट शीट वो हिस्ट्री बना देंगे किसी बड़े, देखो आप हर चीज ठीक नहीं कर पाते। मान लीजिए कोई ऐसी डिजीज है जो हम नहीं ठीक कर पा रहे हैं, हम दूसरी जगह भेजेंगे तो उसको प्रॉपर लिख करके तो भेजेंगे, और प्रॉपर तभी लिख पाएंगे जब ये करेंगे, नहीं तो लिख ही नहीं पाएंगे। कई लोगों को तो सिम्टम नहीं मालूम होता है कि सिम्टम कैसे लिखे जाते हैं। मैं इसलिए अगर कि आप बीएमएस भी कर लिए लोगों ने और उनको ये नहीं मालूम है, कहो कि अच्छा इसकी कंप्लेंट लिख दें, तो नहीं लिख पाएंगे, ठीक है ना। तो ये है सिम्टम्स जो पेशेंट बताएगा आपको कितने ड्यूरेशन से। दूसरे नंबर पे आता है कि ये आपको हुआ कैसे हुआ, तो वो थोड़ा सा एक हिस्ट्री देता है, जैसे बोलते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। जो ये प्रेजेंट इलनेस जो बता रहा है, इसका क्या इतिहास, कैसे हिस्ट्री है, तो वो बताता है। इससे क्या होता है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम का पता चलता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर कोई पेशेंट ब्लड प्रेशर का है तो ब्लड प्रेशर के कई कारण मैंने बता दिए हैं आपको। अगर हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस बताए, अब ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर से कार्डियक प्रॉब्लम हो सकती है और रीनल से भी ब्लड प्रेशर हो सकता है। ये ऐसा सिंड्रोम सा डेवलप हो जाएगा। सिंड्रोम समझ रहे हैं ना, नाम सुना होगा, इसको भी देख लीजिएगा। सिम्टम्स के जोड़ को, सिम्टम्स के कॉम्प्लेक्स को डिजीज बोलते हैं और डिजीज के कॉम्प्लेक्स को सिंड्रोम बोलते हैं। सो ये नहीं पता चलता कि ये किस सिस्टम से ओरिजिन हुआ डिजीज का, उसको पता लगाने के लिए क्या करते हैं, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस आता है उसको। फिर एक होता है पास्ट इलनेस, जो पहले की, इसके पहले कोई समस्या नहीं है उसको मेंशन करते हैं। फिर आता है ड्रग की हिस्ट्री होती है कि ड्रग है आपका कोई ऐसा तो नहीं कोई मेडिसिन ले रहा हो, कोई ब्लड प्रेशर की दवा लेता है, कोई डायबिटीज की ले रहा है, कोई थायराइड की ले रहा है, कोई किसी की ले रहा है, ठीक है ना। ये आपको मेंशन करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, एक होता है एट्रोजेनिक डिजीज। एट्रोजेनिक समझ रहे हैं, आई से है, आई ए, एट्रोजेनिक डिजीज, डिजीज प्रोड्यूस बाय फिजिशियन। जो डॉक्टर डिजीज प्रोड्यूस करे उसको बोलते हैं एट्रोजेनिक डिजीज। वो जैसे मान लीजिए किसी को ज्वाइंट्स प्रॉब्लम है और यूज कर रहे हैं नॉन स्टेरॉइड, मतलब कोई दर्द की दवा दे रहे हैं, दर्द की दवा देते देते उसको क्या हो गया, अल्सर हो गया। तो अल्सर किसने प्रोड्यूस किया, हाँ दवा ने प्रोड्यूस किया, और दिया किसने, उस डॉक्टर ने। उसको मना कर देना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपके उसी में आ जाता है कि ऐसा तो नहीं जो ये सिम्टम बता रहा है किसी ड्रग से बना। मैं इसलिए बता रहा हूं, आप मेरी इसमें तारीफ मत समझिए, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं, किसी चीज को अपने बीच में बताने में कोई वो नहीं है। एक पेशेंट कफ का पेशेंट था, खांसी हो रही थी और अच्छे से अच्छे मेडिकल झांसी में फिजिशियन कफ उसके ठीक ही नहीं कर पा रहे। वो हमारे साइड में आया, आयुर्वेद कॉलेज में आया, कफ का था। तो अब वो मैंने जब उसको देखा तो मैंने कहा कोई दवा तो नहीं ले रहे, तो बोले हाँ ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे। और ब्लड प्रेशर की दवा ले रहा था, एक दवा आती है जो बाद में आप लोग पढ़ेंगे, ACE इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्जिंग एंजाइम। उसका कारण हिस्टामिन का सिक्रीशन है, और हिस्टामिन से कफ रिड्यूस हो रहा था उसको। हमारे जूनियर लोग भी बैठे थे जो इंटर्नशिप करते हैं। मैंने कहा देखो अब इसको लिख का कुछ भी दो, चाहे कुछ भी ना लिखो, सिर्फ दवा बंद करा दो, दूसरी दवा दे दो ब्लड प्रेशर की, और इसका कफ ठीक हो जाएगा, 7 डेज में ये आएगा, बिल्कुल नहीं होगा उसको। और यही हुआ, उसकी ड्रग बंद की गई, दूसरा कफ सबसाइड हो गया। वो किससे हो रहा था, वो ड्रग से हो रहा था। तो इस चीजों को आपको ड्रग का हिस्ट्री भी लेना जरूरी होता है। फिर होता है पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री के मतलब पर्सन के बारे में लिखा जाता है कि आपका क्या डाइट है, कैसे क्या है, कोई सिगरेट तो नहीं पी रहा है, अल्कोहल तो नहीं ले रहा, ये सब पर्सनल हिस्ट्री में। कैसी डाइट है आपकी, आयुर्वेद में तो बहुत बढ़िया है इसका। और फिर आता है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली से कोई रिलेटेड डिजीज होती है तो फैमिली हिस्ट्री माना जाता है। जैसे फैमिली, मान लीजिए फादर है, फादर जीवित हैं या मृत हैं, तो उसका कारण क्या था उनका, तो ये फैमिली हिस्ट्री होती है। ऐसा तो नहीं ये डिजीज किसी फैमिली से आई। जैसे ब्रोंकियल अस्थमा है कोई चीज, कभी कभी एक होता है एटोपिक ब्रोंकियल अस्थमा, जो कि एक फैमिली से रिलेटेड होता है, फैमिलियर होता है, वहां से आता है, ठीक है ना। तो ऐसा तो नहीं कि उसकी हिस्ट्री हो। तो ये सब चीजें। एक और इसी में फैमिली हिस्ट्री में आता है कि पता चला कि फैमिली में बहुत मेंबर हैं, ज्यादा मेंबर हैं, और कमाने वाला कौन है, वही अकेला है।
तो स्ट्रेस में रहेगा, स्ट्रेस में रहेगा तो जीआईटी डिस्टर्ब होगी, और जितने भी आप समझ रहे हैं पूरा, ठीक है ना, हार्मोनल प्रॉब्लम आएगी, सब आएगी, तो कई डिजीज होने की संभावना, तो ये भी एक कारण उसका हो जाता है फैमिली हिस्ट्री में, ठीक है ना। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री फीमेल के लिए मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री भर सकते हैं आपको, ठीक है ना। ये तो हो गई एक हिस्ट्री। फिर आता है जनरल एग्जामिनेशन। जनरल एग्जामिनेशन का मतलब है कि आपको पूरे बॉडी का एग्जामिनेशन किया जाता है। उसमें मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अगर 50% लोगों को समझ में आ गई तो बिल्कुल बहुत बढ़िया रहेगा, और अगर इसमें निकल गए 50% तो बहुत बढ़िया। यहां से लिया जाता है हिस्ट्री, आपके हेयर से नोट किया जाता है, हर चीज का रिलेशन है। आप जब पढ़ेंगे क्लिनिकल, हर चीज का रिलेशन है हेयर्स का, ठीक है ना। हेयर से स्काल आपका आएगा पूरा, फिर आपका फोरहेड, फिर आपका आएगा आपके आईब्रो, ये सब पूरा, आई लैसेस, आई, नोज, ईयर, लिप्स, टीथ, ठीक है, टंग, बकल म्यूकोजा, ये सब मेंशन किया जाता है, और सबका डिजीज से रिलेशन है। टंग से बहुत सी चीजें डिजीज आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो वो सब चीजें इस चीज को ध्यान में रख करके ही पूरी हिस्ट्री ली जाती है, ठीक है ना। और उसके बाद आ जाते हैं फिर नेक, नेक में भी दिया जाता है क्या क्या है। फिर आ जाता है अपर एक्सट्रीमिटीज, जो पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है ना, अपर एक्सट्रीमिटीज। फिर आपका लोअर एक्सट्रीमिटीज, ये सब जनरल एग्जामिनेशन में है पूरा टोटल, और एक एक उसका कई डिजीजों में उसका रिलेशन आता है। मान लीजिए टंग में ही आप देख रहे हैं कि टंग में आपका स्मूथ टंग है, ठीक है ना, आपके स्मूथ टंग है, उसको कोई स्वाद आ नहीं रहा उससे पूछने पर, टंग का कलर पेलर है, ठीक है ना, तो आपको आइडिया आ जाएगा ना कुछ चीजों का। किसका आ जाएगा? एक तो उसके टेस्ट बड समाप्त हो चुके हैं, स्मूथ हो गई है पूरा, और उसका तो आपका, और टंग पेलर है, तो ये आपकी एनीमिया है, और वो भी आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, ध्यान में रखिएगा पर्टिकुलर। तो किससे आपने क्लियर कर रहे हैं? टंग से कर रहे हैं, और भी उसके उसमें आता है, लेकिन उस चीज को देखा जाता है। इसलिए एक चीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मैं हर चीज यहाँ बताना तो पूरा 15 दिन लगता है इस पूरी हिस्ट्री बताने में, मैं तो इसलिए शॉर्ट में बता रहा हूँ कि आपको ऐसे करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिम्फ नोड्स हैं, यहाँ लिम्फ नोड्स हैं, और इसका रिलेशन चेस्ट से भी है, एब्डोमेन से भी। जहां जिसका ड्रेनेज है वहां उसका डिजीज है, ठीक है ना। ज्यादा लिम्फ नोड्स हैं तो कहेंगे चेस्ट में कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो ये सब चीजें इस चीज को, और फिर आपके लोअर एक्सट्रीमिटीज है, लोअर एक्सट्रीमिटी नॉर्मल है, डिफॉर्मिटीज है, अपर एक्सट्रीमिटी डिफॉर्मिटी, बहुत इनसे बहुत सी डिजीज का आइडिया लगाते हैं आप लोग, ठीक। तो ये सब चीजें आपको देखनी है। उसके बाद आता है सिस्टमिक एग्जामिनेशन। देखिए अब देखो, बताने में जब इतना समय ले रहा, आप लेंगे हिस्ट्री तो कितना समय लगेगा? अरे इतना लेने में ही आपको 40-50 मिनट लग जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। फिर आता है आपका सिस्टमिक एग्जामिनेशन। सिस्टमिक सिस्टम का एग्जामिनेशन करते हैं, जैसे आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम का एग्जामिनेशन करते हैं। 4 चीजें हैं वो हर एक में आती, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और एस्कल्टेशन। मतलब देख करके, आयुर्वेद देख करके, छू करके, थोड़ा सा परकस करके, ताड़न करके, और फिर स्टेथोस्कोप से एस्कल्टेशन करके, ठीक है ना। इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड एस्कल्टेशन। ऐसे चेस्ट में रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, और हार्ट का इसी से हो जाता है। उसके बाद आता है एब्डोमेन का। एब्डोमेन में भी है, एब्डोमेन में वही है। कभी आपने स्टेथो देखा एब्डोमेन में रखते हुए? नहीं देखा होगा, वो कभी कभी रखा जाता है, लेकिन आना चाहिए आपको कि क्या सुनते हैं उससे, ये आएगा, आप पढ़ेंगे तो ये सब आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। वहां भी इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और एस्कल्टेशन। ऐसे आपके नर्वस सिस्टम का एग्जामिनेशन है, मस्कुलो स्केलेटन का है, ठीक है ना। तो आपके ये सिस्टम का एग्जामिनेशन, अब आप देखिए कितना आपने ब्रॉड हिस्ट्री ले ली। ये लेते लेते आपको 2 दिन तो आपको नोट करते, फिर आपको क्या करते हैं कि जब ये पूरा हो जाता है तब आपको इन्वेस्टिगेशन कराते हैं उसको। अब आपको कुछ आइडिया आ जाएगा कि नहीं आएगा इतने में, कि किस सिस्टम की डिजीज है, क्या हमें इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए, क्या नहीं, ठीक है ना। क्लियर आ गया, इन्वेस्टिगेशन आ गया, कुछ उससे आइडिया आ गया। और फिर आता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस करने के लिए। डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं हम लोग। 4 डिजीज को डिफरेंशियल में लीजिएगा,
सो इस पूरे ऊपर से लेकर के जो मैंने बताया, चीफ कंप्लेंट से लेकर के या कहीं एड्रेस से लेकर के यहां तक इन्वेस्टिगेशन तक आपको हर पॉइंट लिखना है उस डिजीज पर, कौन से इस डिजीज में फेवर में है और कौन से इससे अगेंस्ट में, वो मेंशन कर दे। फिर आपके जिसके ज्यादा फेवर में होंगे वो डिजीज डायग्नोसिस होगी कि ये डिजीज इसको है, और फिर उसके बाद आता है उसका ट्रीटमेंट, जिसके लिए आप 4.5 साल पढ़ोगे। मरीज तो यही चाहता है कि मैं ठीक हो जाऊं, और आपको क्या है, उसको डायग्नोसिस करके ही तो ठीक करोगे। सो आपने पेशेंट को डायग्नोसिस कर लिया, और ध्यान में रखिएगा जिसने डायग्नोसिस कर लिया उसको ट्रीटमेंट में कोई प्रॉब्लम ही नहीं। लोग बाग तो बीएचयू में मोहर बनाए थे, उन्होंने कहा ये बीमारी है, लो ये ड्रग ये ड्रग ये ड्रग चलो। मैंने देखा न्यूरोलॉजी में बीएचयू में मॉडर्न साइड में, अगर आपने देखा हेमीप्लेजिया का पेशेंट होता है सीबीयू को, बाद में वो आयुर्वेद की तरफ शिफ्ट करते थे उसके पूरा पंच कम कराने के लिए, तो उनके उसमें जो पहले पर्चे देखते थे तो सील लगी रहती थी कि अगर हेमोरेज सीबीए है, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट में अगर हेमोरेज का है तो ये दवा चलेगी, और अगर इन्फार्क्शन का है तो ये दवा चलेगी। क्यों? क्योंकि वो डायग्नोस हो गया है, और जब तक सीटी स्कैन नहीं हुआ तब तक वो ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, समस्या आती थी। इसलिए डायग्नोसिस आना बहुत जरूरी है, और वो डायग्नोसिस के लिए जो मैं इतना प्रोसेस बताया वो भी बहुत जरूरी, तभी आप किसी को अब आप इतना लेते रहे, फिर एक शॉर्ट हिस्ट्री ले लेते, फिर पेशेंट जब बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है आया आपके पास में और आपने उसको कंफर्म कर दिया, ठीक है ना, कि यही उसको डिजीज, ठीक है ना। क्लियर हुआ मेरी बात को आपको? तो मैं बंद करूं फिर? नहीं, मैं तो इसलिए क्योंकि मेरा गला बैठ गया है कल एक्चुअली वहां पे लगे रहे 2-3 दिन में, और उसमें ठीक है 10-15 मिनट। तो मेरी बात क्लियर हो गया ना है? अब आप देखिए, जैसे मैंने कहा था कि एक मैंने वहां पर एक आपके यहीं का एक पेशेंट था मैडम, ए प्लास्टिक एनीमिया का। सो मैंने झांसी में उसको ट्रीट किया और खास तो ठीक भी हो गया, ठीक हो गया। तो मैंने उसको एक और पेशेंट फिर दूसरा, अब देखिए मैं वही एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहीं आपके बहुत दूर नहीं है, ये आपका क्या अम्बेडकर नगर से मरीज गया, हमारे यहाँ फार्मासिस्ट थे, उसी को रिलेटिव था, तो वो मरीज ठीक हो गया जब, तो मैंने भी उसको बहुत, मैंने कहा ठीक तो होगा नहीं, प्लास्टिक एनीमिया है, और आपके इसमें चल रहा था आपके SGPGI में ट्रीटमेंट। अब आप देखिए, आप हर मरीज को वही दवाई नहीं होता है कि एक मरीज है उसी को आप दवा लिखते रहे। अब आप देखिए वहां पर उसके गांव के बगल में एक जो था, जो दोनों ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाते थे जिला अस्पताल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, तो उनके मित्र हो गए थे, उसको भी ये प्लास्टिक एनीमिया थी, उसको भी ये प्लास्टिक एनीमिया थी। एक पेशेंट को मैं दवा दिया, वो ठीक हो गया, वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जब नहीं आया, मुलाकात नहीं हुई उसकी, तो उसके गाँव गया कि आप आए नहीं, उन्होंने कहा हम ठीक हो चुके हैं। उन्हें कौन सी दवा बोल के ये है, वही पर्चा मेरा वाला उसको दे दिया, तो उसने वो दवा की और उसे आराम नहीं मिला, और थोड़ा फिर वो मेरे पास आया, कहें साहब आपने वहां पर दिया था वो ठीक हो गया, मैं ठीक नहीं हो पाया। मैंने कहा भाई हर वो थोड़ी है कि आप ऐसे लेते रहो वो करते रहो, ये अभी कभी मैं बुलवाऊंगा आपको दिखवाऊंगा वो केस। तो वो क्या हुआ कि मैंने कहा कि भाई देखो तुम कुछ ज्यादा कुछ क्या करते हो, एक्सरसाइज करते। तो मैंने कहा अच्छा चलो, चेंज किया मैंने मैडम, चेंज किया, उसको रिजल्ट मिला, लेकिन उसका भी 8-9 से ज्यादा बढ़ा नहीं, लेकिन कह रहा सर इसी में हमारा काम चल रहा है, मतलब ठीक है ना। तो एक पेशेंट वो इस तरह का है, एक पेशेंट हो, तो हर पेशेंट का ट्रीटमेंट अलग अलग ही होगा। अगर आप अंदर से और उसको जानेंगे, वो किससे जानेंगे, जब पूरी हिस्ट्री आप लोग उसको लेंगे कि इसमें क्या जरूरत है, इसमें डाइट क्या जरूरत है, इसमें क्या जरूरत। तो वही केसेस मैंने दोनों प्रेजेंट किए आपके आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ में, वहां प्रेजेंट किए, जब 2005 की बात प्रेजेंट किए, तो उन्होंने, और मैंने सिर्फ अश्वगंधा उसको दिया था और एक आपने ये मूसली पाक दे दिया। अब आप देखिए सोचने का, आप लोग उससे ये भी सोचिएगा। अच्छा ये मैं आपसे पूछूं, देखिए सोचने, अच्छा फीमेल में हीमोग्लोबिन क्यों कम होता है? हाँ, एस्ट्रोजन से कह सकते हैं या एंड्रोजन से कहीं कम है, ये ज्यादा इफेक्ट है। सो अब हीमोग्लोबिन उसका बन नहीं रहा था, तो अब मैंने देखिए मैंने क्या दिया, अपने अश्वगंधा दिया, बसंत कुसुमाकर दिया, और ऐसी ड्रग दी जो आपका मेल में सेक्स के लिए दी थी।
मूसली पाक दिया। अब आप देखिए उसका एंड्रोजन बढ़ा होगा, जो मैंने हाइपोथेसिस दिया वहां पर वो यही दिया कि एंड्रोजन इसमें बढ़ा, उसने बोन मैरो को स्टिमुलेट किया और उससे हीमोग्लोबिन बढ़ाया, मतलब इस आरबीसी आई और वो इसका हीमोग्लोबिन बढ़ गया। और ट्रीटमेंट दो ही थे, सिर्फ अश्वगंधा और मूसली पाक और बीच बीच में आपका बसंत कुसुमाकर। सो उन्होंने क्वेश्चन किया वहां पर जो प्रोफेसर थे द्रवगुण में, तो उन्होंने कि आपने ये मतलब इतने उससे क्या हुआ। मैंने कहा जो जितना कम ट्रीटमेंट मिले वो अच्छी फिजिशियन होता है। मैं तो अपनी तारीफ कर दी वहां पर। सो सब स्टूडेंट थे, जो जितना कम ट्रीटमेंट लिखेगा इसका मतलब है उसकी डायग्नोसिस उतनी अच्छी। तो आपको भी सोचना है कैसे मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से आयुर्वेदिक ड्रग को आपको अप्लाई कराना। दोनों ये सोच लेकर के आपको करना है और आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ये मेरी आशा है। और मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े मन से सुना मुझे। नमस्कार सर। मैं इस पूरे महाविद्यालय और कॉलेज की तरफ से मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे फर्स्ट ईयर के जो नए छात्र आए हैं उनका मार्गदर्शन बहुत अच्छे तरीके से किया है। और ये चूंकि आज इनका पहला लेक्चर है तो आपने जो भी इनको एक बेसिक नॉलेज दी आज आयुर्वेद के बारे में और चिकित्सा पद्धति के बारे में, ये आगे इन लोगों को बहुत मददगार साबित होगा। तो मैं आपको धन्यवाद देती हूँ हमारे कॉलेज की तरफ से। मैडम